स्वागत करता हूं। बात करें तो मैथ्स स्पेशल बैच में एक टेस्ट कराया गया था। आपको मैथमेटिक्स का टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 4 दिया गया था, जिसका मैं आज आपको सलूशन प्रोवाइड करूंगा। ये अर्थमेटिक और अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों बैच में गया था, चाहे वो अर्थमेटिक में आप रहे हों, ठीक है, चाहे एडवांस में रहे हों, दोनों में गया था। और अलग अलग भी जो अर्थमेटिक एडवांस की जो बैच चलती है उसमें भी गया था, और जो कंबाइंड चलती है अर्थमेटिक और एडवांस तो उसमें भी गया था, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के होने वाले हैं। ठीक है, आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा। जो भी बेस्ट तरीके होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जिसने इस सीट को टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया था, जिसने सॉल्व किया है वो भी देखें, और जिसने नहीं किया वो भी देखें। जिनका सोल्यूशन कुछ क्वेश्चन का नहीं हो पाया उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, और जिन्होंने सोल्यूशन किया है और तब भी उनके लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है उनसे बेस्ट कोई तरीका बताया जाए कि इस अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सभी के लिए आवश्यक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है? एक चीज मैं बता दूं, परफेक्ट नंबर, यहां बात क्या की गई? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से आप डाउट में मत आइएगा, क्योंकि होल नंबर एक होता है, होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इसको भी हिंदी में कहते हैं होल नंबर, इसको भी हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है? होल नंबर बेसिकली क्या होता है? सेट होता है एक नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी काउंट कर लिया जाए तो ये होल नंबर का सेट होता है। ठीक है, होल नंबर जो होता है वो क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। अगर उसमें जीरो भी जो है इंक्लूड कर लिया जाए तो उस पूरे सेट को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की क्या की गई? पूर्ण संख्या, लेकिन ब्रैकेट में आपको इसीलिए बोल दिया गया परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर अलग चीज होती है। ठीक है, परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर दो तरीके से हम कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर, अगर उसके जितने फैक्टर्स हैं उनका सम इंक्लूडिंग दैट नंबर, अगर वो नंबर भी इंक्लूडिंग दैट नंबर, मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा इसको ज्ञात करने के लिए। इंक्लूडिंग दैट नंबर यानी कि जो भी संख्या है, जैसे मैंने 9 लिया तो 9 को भी लेकर उसके फैक्टर्स का अगर सम होगा, क्योंकि 9 भी बेसिकली 9 का फैक्टर, एक फैक्टर 9 भी होगा, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसका एक फैक्टर वह संख्या स्वयं भी होती है। ठीक है, तो आपका इंक्लूडिंग दैट नंबर अगर उसका सम उस संख्या से डबल आ रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। या दूसरा तरीका यह है एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। एक्सक्लूडिंग मतलब उस संख्या को छोड़ के। ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर यानी कि उस संख्या को छोड़कर, अगर वह संख्या आप छोड़ देते हैं तो अगर उसके फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर आता है तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है। बात करें आप 9 की, अगर 9 की बात करते हैं, 9 की बात करें तो यहां पर अगर 9 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक सभी का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर हो एक उसका फैक्टर होता है। ठीक है, और 9 का फैक्टर और क्या हो सकता है? ये 3 से डिविजिबल है यानी 3 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, 6 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, अब ये 9 से होगा। अब ये बताइए यही इसके फैक्टर्स हैं। अगर ये इसके फैक्टर्स हैं, इसका सम आप चेक करेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 13 क्या ये बताओ ये 9 का डबल है? नहीं है, डबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 18 आता तो ये परफेक्ट नंबर होता है, लेकिन ये परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि ये 18 यहां पर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं 15। अगर 15 की बात यहां पर आप देख लीजिए, एक तो सबका फैक्टर होगा, ठीक, अगली ये संख्या 3 से कटेगी यानी कि 3 भी इसका फैक्टर होगा। अगर अगली संख्या की बात करें तो 5 से भी ये कटेगा तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद आपको 15 मिलेगा और किसी संख्या से ये 15 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हुए? इसके फैक्टर्स हुए। अब इसका सम कर लेते हैं। 15 5 20 3 23 1 24। ये बताइए 24 क्या है? 24 इसका डबल है 15 का? नहीं डबल है, क्योंकि डबल होता तो ये 30 आना चाहिए था, यानी कि 15 भी इसका परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट की बात करें 20 की बात करें, अगर 20 का फैक्टर हम देखते हैं, यहां पर आप देख लीजिए 20 का फैक्टर, 20 की फैक्टर की बात करें तो पहली संख्या एक हुई, एक सबका फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद 2 हो सकता है, ठीक, और 3 हो सकता है, 4 हो, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 आप छोड़ सकते हैं, 3 क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है 20, इसलिए 3 नहीं होगा। 2 4 हो सकता है, 4 से डिविजिबल है 20, 5 भी हो सकता है, ठीक है, और आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो सकता है। ठीक है, 10 भी आपका हो सकता है।
10 के बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये डिविजिबल हो। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 10 5 15 4 19, 19 2 21 1 22, 22 आ रहा है जो कि इसका डबल नहीं है, इसलिए 20 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर 28 की बात करते हैं, 28 में हम चेक कर लेते हैं 28 है कि नहीं। 28 की अगर फैक्टर्स की बात करें तो एक तो फैक्टर होगा ही सबका, सभी नंबर्स का एक फैक्टर होता है। ठीक है, 2 हो सकता है, और उसके बाद 4 हो सकता है, 4 से डिविजिबल है। 6 से नहीं डिविजिबल नहीं होगा। 7 से डिविजिबल है, हो जाएगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, अब आपको 14 दूनी 28 यानी कि 14। ठीक है, 14 होगा। उसके बाद अगला 28, अगर वो नंबर खुद ले लेते हैं तो 28। ठीक है, यही होगा जो कि इसका डबल नहीं होगा। डबल की बात करें, अब इस पे जोड़ लें। ठीक है, यहाँ क्या होगा 28 और यहाँ 14। ठीक है, 28 और 14 की बात करें तो यहाँ पर होगा 32 42, 42 7 49, 49 और 4 जोड़ेंगे 53, 53 2 55 1 56, यानी कि 56 क्या है 28 का डबल है कि नहीं, 28 का डबल है, यानी कि ये 28 जो है ये आपका परफेक्ट नंबर है। दूसरे सेकंड, ये इंक्लूडिंग नंबर मैंने बताया, इंक्लूडिंग नंबर। अब एक्सक्लूडिंग नंबर की बात करें तो उस नंबर को छोड़ के 28 को छोड़ दो भाई। अब इसको एक बार सम कर लो, 14 प्लस 7 21, 21 4 25, 25 2 27 1 28, यानी कि इस नंबर के बराबर आ गया कि नहीं, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर वो इक्वल हो गया। यानी कि परफेक्ट नंबर आपको अगर चेक करना है तो दो कंडीशन है, अगर इंक्लूडिंग उस नंबर को लेते हैं जो नंबर दिया है, जैसे 28 को मैंने चेक करना चाहा, 28 लिया, तो जो है वो डबल होना चाहिए, जो भी फैक्टर्स का सम है उस नंबर के डबल होना चाहिए। अगर उस नंबर को हम छोड़ देते हैं, यानी कि अगर 28 है, 28 को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, तब जो सम होना चाहिए उस नंबर के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। समझ में आया ना, होल नंबर क्या है और परफेक्ट नंबर क्या है, दोनों में डिफरेंस है। हिंदी देखेंगे तो दोनों की हिंदी सेम है, दोनों को पूर्ण संख्या बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में दिया भी है परफेक्ट नंबर की ये बात कर रहा है। अगर होल नंबर की बात करता तो होल नंबर तो सभी थे, 9 भी था, 15 भी था, 20 भी था, 28 भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। पहले ऑप्शन की बात करें, भाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, जो भाज्य संख्या होती है उसके जो है डिविजिबल नंबर होगा, कोई भी डिविजिबल नंबर होगा, ठीक है, कोई भी डिविजिबल नंबर होगा अगर, तो उसके फैक्टर्स जो होंगे दो से अधिक होंगे, मोर देन 2 होगा। ठीक है, दो से ज्यादा होंगे, कोई भी अगर डिविजिबल नंबर है तो दो से अधिक होगा, जो है उसकी भाज्य संख्या का है। भाज्य संख्या नहीं, ये जो केवल दो गुणनखंड होते हैं किसमें होते हैं, ये अभाज्य संख्या में होते हैं। कोई भी अगर प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स दो होते हैं। एक चीज आपका डाउट होगा, एक क्यों नहीं लिया जाता है, एक का मैं क्लियर करता हूं। एक ना तो उसको बोला जाता है, ना तो भाज्य संख्या न तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन क्या पढ़ा कि उसके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, अगर अभाज्य संख्या है तो, प्राइम नंबर है तो। ये बताइए एक के पास है, एक की बात करें, एक का फैक्टर एक क्या हो सकता है, एक ही तो हो सकता है, और कोई है एक का फैक्टर नहीं है, इसके सिर्फ एक फैक्टर है। क्योंकि लेकिन प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तभी हो सकती है जब उसके दो गुणनखंड हो, लेकिन एक के पास तो सिर्फ एक गुणनखंड है, तो इसको अभाज्य हो गया। दो अभाज्य की बात करें तो और अन्य फैक्टर्स नहीं है, इसलिए डिविजिबल भी नहीं होगा। यानी कि इसीलिए एक को बोला जाता है ये तो ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि एक को क्यों भाज्य और अभाज्य नहीं बोला जाता है, क्योंकि अभाज्य के लिए देखिए डिविजिबल अगर नंबर है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर दो से ज्यादा होंगे, ठीक है, अगर डिविजिबल नंबर है। और अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर के सिर्फ केवल दो गुणनखंड होते हैं, जबकि एक के पास सिर्फ एक ही होता है, इसलिए एक ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट की बात करें तो भाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो भाज्य संख्या होती है उसके दो से ज्यादा जो है फैक्टर्स होते हैं या गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के पास दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभाज्य संख्या केवल विषम संख्याएं होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अगर पहली अभाज्य संख्या की बात करें तो दो है। दो क्या है, दो आपका इवन नंबर है, दो आपका क्या है इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। दो सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दो को क्यों बोला जाता है, क्योंकि दो के पास सिर्फ दो फैक्टर है, एक तो एक हुआ, एक दो खुद हुआ, यानी कि और हमने यहाँ पर कंडीशन क्या पढ़ी, जो अभाज्य संख्या होंगी उसके दो फैक्टर्स होंगे, यानी कि दो के पास भी दो फैक्टर हैं,
एक और दो, दो के पास भी दो फैक्टर है, एक और दो, इसलिए हम दो को बोलते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। यानी कि विषम संख्याओं की बात करें जो भी, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दो एक सम संख्या है जो जो अभाज्य है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि अभाज्य संख्या केवल विषम संख्याएं होती है। ठीक है, दो के अतिरिक्त और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्याएं हैं, लेकिन दो की बात करें तो दो एक ऐसी इकलौती सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, एक अंक की केवल 4 भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसने कहा एक अंक की केवल 4 भाज्य संख्याएं होती हैं, आपको पता होगा केवल 4 भाज्य संख्याएं होती हैं। ये देखिए स्टेटमेंट जो है केवल 4, अच्छा ठीक है, 4 भाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, एक अंक की केवल 4 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एक अंक की बात कर रहा है। ठीक है, भाज्य संख्या की बात करें, अगर एक अंक की कह रहा था यानी कि 1 से 9 के बीच में जो भी भाज्य संख्या है उनकी बात कर रहा है। देख लेते हैं, दो अभाज्य है, 3 की बात करें तो 3 भी अभाज्य है, 4 आपकी भाज्य है, 4 आपकी भाज्य संख्या है। 5 की बात करें 5 अभाज्य है, 6 की बात करें 6 भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगली नंबर की बात करें 6 के अतिरिक्त बात करें अगर तो 7 अभाज्य संख्या है, 8 की बात करें तो ये भाज्य संख्या है, और 9 की बात करें तो 9 भी एक भाज्य संख्या है। यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं, एक अंक की केवल 4 संख्याएं हैं जो कि भाज्य संख्याएं हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यही आपका उत्तर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। और डी पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि डी में ये क्या बोल रहा है, 2 अंक की कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2 अंक की बात करें, आपको पता होगा 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं टोटल होती हैं टोटल। लेकिन इसमें से एक अंक की भी तो कुछ होती हैं, ये कह रहा है 2 अंक की, यानी कि 10 से ऊपर की जो है अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 अंक में आएंगे, लेकिन 9 से 10 से पहले वाली जो भी अभाज्य संख्याएं वो तो एक अंक की अभाज्य संख्याएं हैं, वो घट जाएंगे। अगर 1 से 9 तक की बात करें, 1 से 9 तक, यहां तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अगर बात करें 2 अंक की, सिर्फ केवल 2 अंक की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उनकी संख्या 21 है, जो कि इसमें 25 दिया है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 87605x31y 9 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, जो कि क्या है 72 से विभाज्य है, तो 2x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ द 9 डिजिट नंबर 87605x31y is divisible by 72 then the value of the 2x - 3y is। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2 1 0 -1। सबसे पहले बात है, अगर बात यहां पर किया है 72 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर 72 से डिविजिबल है तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि ये 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। 9 गुणे 8 ये 72 के बराबर होता है, यानी कि जो भी संख्या होगी 9 से भी जो होगी और 8 से। 8 की विभाज्यता में हम एक चीज जानते हैं कि लास्ट का जो 3 अंक होता है ये 8 से डिविजिबल होगा, तभी ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगी। एक चीज हम चेक करते हैं, इस 31 में 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32 होता है, यानी कि कटेगा नहीं, यानी कि 3 बार ले जाए, 8 3 24। ठीक है, 24 ले गए। अब 24 और 31 में कितना अंतर है, 7 का, 7 बचा, जो कि यहाँ बचा 7y। अब 7y कब डिविजिबल होगा, y अगर यहाँ पर हम 2 कर दें तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 72 बन जाएगा, 8वां 72। यानी कि हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए। y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए। एक चीज हमारे यहाँ से क्लियर होती है कि y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब बात किसकी आती है, 9 की। 9 के लिए जानते हैं हम कि जो अंकों का योग होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह संख्या डिविजिबल होगी। अंकों का योग देख लेते हैं, ये y की वैल्यू हमको 2 पता ही चल गई, यहाँ y बराबर क्या है, y बराबर 2 है। अब देखिए 8 7 15, 15 6 21 हुआ, 21 5 26 हुआ। ठीक है, 26 में 26 और 3 29 हुआ, 29 1 30 हुआ, 30 2 32 हुआ, यानी कि 32 और प्लस का कितना हुआ x, ये क्या है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से अगर इसमें हम 32 में भाग दें तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हुआ, 5 बचा, 5 प्लस x, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल 9 से होना चाहिए, यानी कि 5 प्लस x जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एक चीज हम यहां से कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं, x की वैल्यू 4 रख दूं तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा तो 9 9 से डिविजिबल रहेगा, यानी कि ये संख्या तब पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। हमको y की वैल्यू पता चल गई, हमको x की वैल्यू पता चल गई। अब ये पूछ क्या रहा था वो भी हम देख लेते हैं। ये पूछ रहा था 2x माइनस का 3y की वैल्यू क्या होगी। यहां पर आप देख सकते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है,
माइनस का 3 और इंटू y की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये इसको करते हैं 2 चौक 8 और माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर 2। ये 2 आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि संख्या 65, 23, 67, 8 पी क्यू 99 से विभाज्य है तब पी और क्यू का मान है। ठीक है, इफ द नंबर इज 6, 5, 2, 3, 6, 7, 8 पी क्यू इज डिविजिबल बाई 99 देन द वैल्यू ऑफ द पी एंड क्यू इज। ठीक है, पी और क्यू का मान बताना है। एक चीज हमने यहाँ पर देखा 99 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या 11 से भी होगी और 9 से भी होगी, 11 9 99, ठीक है, 9 से भी होगी। 9 के लिए हम क्या कहते हैं, अंकों का योग जो है वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। अंकों का योग यहां देख लेते हैं, 6 5 11 हुआ, 11 2 13 हुआ, 13 3 16 हुआ और 16 6 22 हुआ, 22 7 29 हुआ, 29 और 8 कितना हुआ 37, यानी कि 37 और प्लस का पी और प्लस का क्यू जो है ये डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 से हम भाग दे देते हैं, इसमें 9 चौक 36, यानी कि 1 प्लस का P प्लस का Q ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 से। एक चीज हम यहां से कह सकते हैं, P और Q की वैल्यू अगर मैं यहां 8 ले लूं तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 और 1 ये 8 और 1 यहां पर जुड़ के 9 हो जाएगा, 9 9 से डिविजिबल है, यानी कि P प्लस Q, एक चीज यहां से हम कह सकते हैं P प्लस Q ये 8 के बराबर होना चाहिए। ठीक, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड ये क्या करना चाहता है, 11 से डिविजिबल है। 11 के लिए हम जानते हैं डिविजिबिलिटी कि ये जो लास्ट से ऐसे टर्म पकड़े और इनका अंतर लेते जाएं और सभी अंतरों का सम कर दें, वो 11 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। चेक कर लेते हैं, यहां पर Q है, ठीक है, Q माइनस का P अंतर हुआ, ठीक है, प्लस का 8 और 7 का अंतर 1, ठीक, प्लस का 6 और 3 का अंतर कितना हुआ 3, और यहां पर 2 और 5 का अंतर कितना हुआ -3 हुआ, 2 और 3 5 का अंतर कितना हुआ -3 हुआ, और 6 इधर कोई संख्या नहीं है तो जो है 0 मान लेते हैं। 6 में से अगर 0 घटेगा तो 6 ही आएगा, तो 6 ये कितना होना है, ये 11 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। अब यहां से हम देख लेते हैं, यहाँ है Q माइनस का P, Q माइनस का P और प्लस की बात करें तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 एक साथ, 6 एक साथ, और ये क्या होना चाहिए, 11 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहां अगर Q और माइनस P अगर ये इसकी वैल्यू 4 हो जाए तो ये संख्या 11 डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं, 7 4 11 हो जाएगा, 11 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि Q माइनस P यहां से हमको वैल्यू 4 मिल गई। तो यहां से अब हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको P प्लस Q पता था, Q माइनस का P भी पता चल गया, बराबर कितना है 4 है। तो इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करने के बाद दोनों जोड़ लेते हैं, Q से Q कैंसिल, Q जुड़ जाएगा, एक मिनट, अगर Q की बात करें तो Q और Q यहाँ प्लस प्लस का है तो जुड़ जाएगा 2Q हो जाएगा, ठीक है। अगर P की बात करें माइनस का P प्लस का P कट जाएगा, बराबर 8 4 12, ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q की वैल्यू 2Q की वैल्यू 12 है तो Q की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 6 होनी चाहिए। Q की वैल्यू 6, एक ही ऑप्शन में Q की वैल्यू 6 है, यानी कि हमको आगे इसको सॉल्व करने की P की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया कि Q की वैल्यू एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 दिया है, तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग। ठीक है, 4 की बात करें, 4 की कंडीशन क्या होती है, 4 की जब हम इकाई अंक की बात करते हैं तो 4 की पावर अगर ऑड होती है, ऑड होती है, इसकी पावर कोई भी ऑड संख्या अगर होगी तो हमेशा इसकी क्या आती है, 4 आती है यूनिट डिजिट। 4 की वैल्यू अगर इवन रहेगी, 4 की जो पावर होती है ये इवन रहेगी, यानी कि सम संख्या रहेगी, तो हमेशा इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। 4 की कंडीशन में यही होता है। 102 क्या है, 102 आपका इवन नंबर है, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगी, ठीक है। और 103 क्या है, 103 आपकी क्या है, ऑड संख्या है, माने विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए 4 आती है, तो 6 + 4 = 10, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी सी डी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि ए बी सी डी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब 1 की पावर ए, 2 की पावर बी, 3 की पावर सी और 4 की पावर डी को 10 से विभाजित किया जाए
तो कितने संभावित शेषफल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है और इसमें डिविजिबल 10 से विभाजित करने की बात कर दी गई, तो काफी कंफ्यूज होंगे कि आप ये 10 से जो है डिवाइड करने की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज आपको, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी भी आपसे एक चीज अगर पूछे 10 से विभाज्य करने पर कोई संख्या अगर 10 से विभाजित की जाती है तो हमेशा यूनिट डिजिट आती है, यूनिट डिजिट आती है। अब ये क्यों आती है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 303, जब भी आप इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3000 प्लस का 3 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 10। ठीक है, अपॉन 10, ये 10 इससे तो ये वाला पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर 10/3 की बात करेंगे, जब भी आप 10/3 की बात करेंगे, जब भी आप 3/10 की बात करेंगे, लेकिन अब 10 से डिवाइड होगा नहीं, छोटी संख्या है, इस समय रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 3 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो थी वही आई। ठीक है, तो क्योंकि जब भी 10 से जो बड़ी संख्या रहेगी उसको तो 10 डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर रिमाइंडर की बात करें या यूनिट डिजिट पे आपका 1 से 9 तक की संख्याएं ही आ सकती हैं, और जो कि 10 से डिविजिबल नहीं रहेंगी, यानी कि बाकी 10 से बड़ी संख्याएं जो भी रहेंगी वो डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन जो 1 से 9 तक का यूनिट डिजिट रहेगा वही 10 से डिवाइड नहीं होता है, तो वही रिमाइंडर के रूप में आता है, वही यूनिट डिजिट होता है। यानी कि आपको अगर कोई भी कह दे कि किसी संख्या में 10 से भाग देने पर ये बताइए कि क्या प्राप्त होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए किसी संख्या में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो जो यूनिट डिजिट आती है वही होती है 10 से भाग देने पर। ठीक है, यूनिट डिजिट, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी संख्या में अगर हम 10 से भाग देंगे तो हमेशा इकाई का अंक आएगा। क्वेश्चन में आपको बस घुमाया गया है, उसका डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया कि आप इसका इकाई अंक बताइए, आपसे पूछ लिया गया कि भाई 10 से विभाजित कर दिया जाए इतने को तो क्या आएगा, संभावित शेषफल क्या होगा, यानी कि उसका पूछने का मतलब है यूनिट डिजिट कितने आ सकते हैं, माने कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है यूनिट डिजिट। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ए कोई भी पावर रहेगी 1 का 1 ही आएगा, लेकिन 2 वाले में अगर 2 की पावर सम हो या विषम हो, एक से लेकर, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। भाई 2 की पावर 1 होगी तो कुछ और आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो कुछ और आएगा, 3 होगी तो कुछ और आएगा, 4 होगी तो कुछ और आएगा, 5 से फिर रिपीटेशन शुरू हो जाती है, यानी साइक्लिसिटी 4 ही होती है। तो इस केस में इसका क्या बनेगा, इसका 4 ऑप्शन बन जाएगा। इस केस की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शन बनेगा भाई, ऑड इवन पे बनेगा। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 में भी 4 हो जाएगा, 4 इसकी साइक्लिसिटी। अब इसका 1 निकालें, इसका 4 निकालें, इसका 4, इसका 2, सबका निकालें, फिर सबका अलग अलग पेयर बनाएं, उसके बाद हम चेक करें, तो ये काफी लेंदी प्रोसेस होगा। मैं इसके लिए आपको एक इजी प्रोसेस बताता हूं किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये एक तो ये बेसिक प्रोसेस है जो मैंने ये बताया कि सबको सबकी अपनी डिविजिबिलिटी लिख लो, कौन कौन सी आ सकती है, उसके बाद फिर सबको जो है पेयर बनाओ, पेयर बना के जोड़ के बताओ कि हाँ ये आ सकता है। एक तरीका ऐसे है, ये तरीका देखिएगा आप इसको कैसे, ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आप इसमें रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 1 की पावर ए रहेगी तो हमेशा भी कभी भी 1 की पावर ए रहेगी, यानी कि ये ऑड संख्या है, इसकी पावर कुछ भी रहेगी, हमेशा क्या आएगा, एक ऑड संख्या आएगी, हमेशा एक ऑड संख्या आएगी। ये क्लियर हुआ। ठीक है, 1 की पावर 1 रहेगी, 1 ही आएगी, 1 ऑड ही होता है। ठीक है, 2 की बात करें, जब 2 की बात करते हैं, 2 की पावर कुछ भी रहे, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी रहे, हमेशा जब भी आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा इवन आएगी, सम संख्या आएगी। 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगी, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगी, 2 की पावर 3 करोगे 6 आएगी, 2 की पावर 4 करोगे जो है 2 6 12 फिर 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो कि जो है ये हमेशा सम संख्या आएगी, यानी कि ये इवन नंबर आएगी। 2 की पावर कुछ भी रहे ये इवन नंबर आएगी। 3 की पावर की बात करें तो 3 ऑड संख्या है और इसकी कुछ भी पावर आप करेंगे तो हमेशा ये एक ऑड संख्या आएगी, ऑड संख्या आएगी यूनिट डिजिट में। 4 की बात करें, 4 एक सम संख्या, इसकी पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा आपकी सम आएगी। सम के मतलब 4 की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 आ सकती है या तो 6 आ सकता है, तो जो सम संख्या ही हुआ। ठीक है, यानी कि इवन नंबर ही हुआ, इवन नंबर यहां भी हुआ, यानी कि ऑड आ सकता है, इवन आ सकता है, ऑड आ सकता है, इवन। अब एक चीज बताओ, जब भी हम ऑड संख्या और ऑड संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, इवन प्राप्त होता है, ये आपको पता होगा, हमेशा इवन प्राप्त होता है। जैसे 3 को जोड़ दें
5 को जोड़ दें, दोनों विषम संख्याएं हैं, 8 आ गया। 8 आ गया, 1 को जोड़ दें, 7 को जोड़ दें तो क्या आ गया, 8 आ गया। आप ऐसे ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 3 ले लीजिए और प्लस का 7 ले लीजिए, दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों का सम करेंगे 10 आ जाएगा। यानी कि ये सब क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं। यानी कि जब भी कोई भी संख्या दो ऑड संख्याएं जुड़ेंगी तो हमेशा सम संख्या बनेगी। ठीक है, अब ये बताओ, सम संख्या सम में जुड़ेगी तो हमेशा सम ही होगा, इसमें कोई है। अब 2 को 4 में जोड़ोगे 6 ही आएगा ना, 8 को 2 में जोड़ोगे 10 ही आएगा, यानी कि सम सम से जुड़ेगा तो सम ही आएगा। अब ये बताओ, इवन इवन, अब सम संख्या फिर वही बात आई भाई, इन दोनों को जोड़ा इवन ही आया, इवन यहां लिख दिया। अब इवन इवन को जोड़ा फिर से इवन आ गया। यानी कि जो भी एक चीज हमको ये क्लियर हो गई कि जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो इवन नंबर आएगी, यानी कि सम संख्या आएगी। और सम संख्या कौन कौन सी यूनिट डिजिट में हो सकती है, तो आपको पता है 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है, आपका 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब कोई 12 भी ले लेगा, 12 भाई यूनिट डिजिट में नहीं आती है, डबल अंक की संख्या होगी। जब भी यूनिट डिजिट आएगा सिंगल डिजिट का नंबर ही आएगा। तो 0 2 4 6 8, यही 5 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि इवन नंबर बन सकती हैं यूनिट डिजिट में। यानी कि इसका उत्तर कितना हुआ, 5। यही हमसे पूछ रहा था कि 10 से कितने शेषफल हो सकते हैं। तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 8। यानी कि यही पांचों संख्याओं में से कोई एक संख्या आपका शेषफल होगा। ठीक है, तो ये श्योर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 की पावर 96 डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 99 की पावर 1 है का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए, जब भी फैक्टोरियल हम 5 की बात करते हैं, फैक्टोरियल 5, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 5 आपको पता है, जब भी 0 बनता है तो 5 और 2 के पेयर से बनता है। 0 जब बनेगा तो 5 और 2 के पेयर से बनेगा। तो पहला 1 से लेके 5 तक में पहला 5 जो है आपको फैक्टोरियल 5 में मिलेगा। फैक्टोरियल 5 को जब करेंगे आप तो 120 होगा इसको, यानी कि फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, दूनी 120, 120। यानी कि इसका क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक 0 आ गया। और एक चीज आपको पता है, किसी संख्या का अगर इकाई अंक एक बार 0 आ गया तो उसमें किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर इसके 5 के बाद की बात करें तो इससे हमको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसी में 6 से गुणा कर देंगे तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया, इसी में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल होगा। यानी कि हमेशा इस वाले मल्टीपल में ही कुछ ऐड होगा तभी वो फैक्टोरियल आगे बनेगा। तो हमेशा 0 एक बार आ गया तो कोई भी संख्या आप मल्टीप्लाई करते रहिए वो 0 ही बनता चला जाएगा। यानी कि यहां हमको 5 से लेके 99 तक कोई फर्क नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक, हमको बेसिकली ज्ञात क्या करना है, 1 से लेकर अगर हम 4 तक ज्ञात कर लें तो हम इसकी यूनिट डिजिट बता सकते हैं, इसकी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 से लेके पूरा 4 तक ही ज्ञात कर लेते हैं क्या है इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की बात करें तो सबसे पहले 1 की, अच्छा एक बताइए, 1 की फैक्टोरियल कुछ भी आप कर लें, कुछ भी कर लें, आएगा तो एक ही भाई। एक की पावर कुछ भी कर लें एक ही आएगा। यानी कि इसकी इकाई अंक क्या हो सकती है, 1 आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं एक वाले के केस में। ठीक है, 2 की बात करते हैं। अब ये बताइए 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, यानी कि 2 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है, मतलब 4 संख्या बाद जो है रिवाइज होने लगता है, फिर से वही जो है शेषफल आने लगता है। 4 से हम 98 में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, 2 आएगा, क्योंकि 96 पूरा कर जाएगा 4 से, 2 बचेगा। क्योंकि आप इधर चेक कर लीजिए ना, आप चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा 18 होगा, 4 चौक 16, यानी कि 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, रिमाइंडर 2। अब 2 की फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि यहां पर जो भी वो आएगा यूनिट आएगा 2 की स्क्वायर आएगा, रिमाइंडर जो बचा स्क्वायर में लिख दिया। 3 की बात करें तो 3 दूनी 6 गुड़े फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6। एक चीज आपको पता है कि अगर किसी की यूनिट डिजिट 6 आ गई तो उसकी पावर कुछ भी कर डालो वो आएगा 6 ही, तो हमको 97 में भाग देने की जरूरत ही नहीं है भाई, कुछ भी पावर कर डालो 6 आ गया तो 6 ही आएगा, 6 के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। ठीक, 4 की बात करें, अब 4 को अगर हम फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है,
अगर बात करें 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गया, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 4 आ गई। अब 4 के केस में हमको पता है 4 की पावर अगर ऑड होती है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन होती है तो 6 आता है। ये 96 क्या है, इवन है, सम संख्या है, तो यानी कि 6 आएगा। तो 4 की पावर जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ गया, क्योंकि 4 की पावर जब भी सम संख्या होगी तो हमेशा 6 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, हमको पता चल गया एक यहाँ आ रहा था, इसमें 4 आ रहा था, यहाँ पर 6 आ रहा था और यहाँ पर 6 आ रहा था। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 6 6 12, 4 16 1 17, 17 आया। तो 17 की यूनिट डिजिट आपको क्या दिख रही है, 7, यानी कि 7 हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा शांत दशमलव है, यानी कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, विच वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ऑप्शन में से दिए गए। एक चीज टर्मिनेटिंग के केस में बताते हैं कि टर्मिनेटिंग केस में जब भी डिनोमिनेटर, यानी कि हर डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है ये क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा, जब भी डिनोमिनेटर की बात करें, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अगर फॉर्मेट में है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत। हमेशा टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसके हर में, उसके डिनोमिनेटर यानी कि उसके हर में पावर जो आएगी संख्या वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वो संख्या क्या हो गई, शांत हो जाएगी। इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखो ये 9 की पावर 180 है, एक चीज पहले इसको बाद सिंप्लीफाई फॉर्म में करें, 9 से 180 कट रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, 1/20 लिख सकते हैं। 9 से काट दें, 9 1 के 9 और ये 9 दूनी 18 यानी कि 20, 1/20 रख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 को 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 20 को, यानी कि अगर इसकी बात करें 1 बटा और ये 5 की पावर 1 हुई और इंटू 2 की स्क्वायर हुई, ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, इधर देखेंगे इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया कि नहीं, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही आंसर है, यही आपका शांत दशमलव है। बाकी सब शांत दशमलव नहीं होंगे। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये क्या हुआ, 6 के 6 और 6 7 42, यानी कि 1/7 हुआ। और 1/7 को कभी भी 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n में लिख सकते हैं, 7 को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं हुआ। 45 की बात करें, 45 5 गुणे 9 होता है, 5 गुणे 9 होता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मिनट, यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप 4 बटा कितना है 45, तो इसको 5 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 5 गुणे 9 लिख सकते हैं, जो कि कभी भी 2 की पावर, इसमें 2 की पावर बनेगी ही नहीं, 3 की आ गई पावर एक्स्ट्रा आ गई, 3 की पावर कुछ आ गई, तो ये भी आपका शांत दशमलव नहीं होगा। 19 की बात करें, 19 एक अभाज्य संख्या है, तो शांत होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुणात्मक व्यंजन के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। शून्यों की संख्या, एक चीज आपको पता है कि मैंने ये चीज अभी आपको बताई कि 5 और 2 की पावर, हमेशा जब भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी ये 10 बनाएगा, तभी आपका 0 आना संभव है। यानी कि अगर 5 की पावर की बात करें m और n, ठीक है, m और n है, तभी यहाँ पर 0 आपका बनेगा। अब इसमें डिपेंड करता है कौन कितनी बार आया है, यानी कि दोनों के पेयर पे डिपेंड करता है, यानी कि जो मिनिमम बार आएगा उतने ही 0 बनेंगे, चाहे वो 5 मिनिमम बार आए, चाहे वो 2 मिनिमम बार आए, जो मिनिमम बार आएगा, जो कम से कम बार आएगा, क्योंकि कोई संख्या मान लो एक के पास 5 संख्या है, एक के पास 4 संख्या है, तो यानी कि जोड़ा तो 4 ही बनेगा ना, हमेशा छोटी संख्या के, ये इसके पास एक्स्ट्रा है तो वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि पेयर भी ना बने 0 नहीं बन सकता है। इसलिए हम ये चेक करेंगे कि इसमें किसका पेयर। एक चीज हमको दिख गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 6 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक। 48 16 3 48 होता है, यानी कि इसमें 5 है ही नहीं है, ठीक है, 16 है, यानी कि इसमें 2 बहुत ज्यादा मिल जाएगा। हमको एक इस संख्या में दिख रहा है कि हमको दो अधिक से अधिक बार मिलेगी, तो हम 2 नहीं निकालेंगे। क्यों 2 निकालें, हमको टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, हमको जल्द से जल्द क्वेश्चन करना है। तो हमको एक चीज दिख रहा है कि भाई इसमें 5 है ही नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इतना 48 की पावर 3 है, इसमें 2 तो बहुत निकल जाएंगे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम बस 5 की पावर काउंट करेंगे, ठीक है। 48 16 3 48 होता है, यानी कि इसमें 5 है ही नहीं है। इसमें बात करें तो इसमें होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 12, 12 25 60 की पावर 4,
लिख सकते हैं इसको, इस वाली संख्या को 60 को। 20 की बात करें, 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 20 होता है और इसकी पूरी की पावर 2 है। ठीक, 2 तो हमको सब जगह दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। 6 में भाई 6 में 5, क्योंकि 5 जितना आएगा उतना 6 कवर कर देगा, 12 कवर कर देगा, इसमें तो इतना एक्स्ट्रा है ही है। 4 की बात करें तो इसमें 2 का स्क्वायर है ही है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 ही रहेगा 5। तो यानी कि हमको एक चीज दिख रहा है कि 2 बहुत बार आएगा, तो 2 छोड़ दें, 2 को हम वैल्यू ही नहीं देंगे, हम मिनिमम पे हमको फोकस है, हमको 0 निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ एक चीज हम देख लें, यहाँ 5 की पावर 5 हो गई, यानी कि 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, यहाँ पे इस वाली संख्या में 5 बार आया। इसमें बात करें तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगी, तो ब्रैकेट खुलेगा, यानी कि 4 बार आपका आ गया यहाँ पर 5। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट खुलेगा, 5 के स्क्वायर होगा, यानी कि 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। हाँ, यहाँ पर 5 बार आ रहा था, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 2 बार, तो 5 4 9 2 11, यानी कि 11 बार आपका शून्य आएगा, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डबल बार हुआ है, पीछे मैंने जो क्वेश्चन कराया है सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, अगली बार भी रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एडवांस मैथ है, यहाँ पर आपका अर्थमेटिक का जो पोर्शन था वो पूरा कवर हुआ। अर्थमेटिक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टेस्ट में वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से एडवांस मैथ का शुरू होता है। ठीक है, एडवांस मैथ का पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल से एक क्वेश्चन है, जब ए बी बराबर ए सी और ए डी आधार बीसी की माध्यिका है। एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबीसी 35 डिग्री है और बीएडी की माप कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसने कहा एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए अगर हम यहाँ लिखें, ए यहाँ पर बी हुआ और यहाँ पर सी हुआ, यानी कि ए बी ये चीज आपकी और ए सी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया भी है ए बी और ए सी बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या है, एडी आधार बीसी की माध्यिका है, यानी कि एडी जो है यहां से आप ले जाके यहां मिला दो डी, बीसी की माध्यिका है, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। माध्यिका हमेशा क्या करती है, सामने वाली जो भुजा होती है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक चीज आप जानते होंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज बहुत जो है सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो उनसे बराबर भुजाओं के बीच से जो भी मीडियन उसके शीर्ष से खींची जाती है, जो अनइक्वल पार्ट होता है, यानी कि जो साइड बराबर नहीं होती उस पे जब भी मीडियन ड्रा किया जाता है तो क्या होता है, वो उस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उस पे लंब होता है। कोई भी माध्यिका हो जो उसकी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई जो माध्यिका होती है, अगर वो अनइक्वल साइड पर खींची गई है माध्यिका, तो वो क्या करती है, अनइक्वल जो साइड है, यानी कि ये दोनों भुजा इक्वल है, ये अनइक्वल साइड है, बीसी बराबर नहीं है, 2 ही भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी माध्यिका होती है वो क्या करती है, दोनों भाग, माध्यिका सीधा काम है दोनों भागों को बराबर बांट देगी। लेकिन एक चीज ये समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी माध्यिका खींची जाती है वो क्या करती है, जो अनइक्वल साइड होता है, यानी कि बराबर वाली भुजा नहीं होती है, उस पे क्या होता है, हमेशा लंब होता है। यानी कि एक बात हमको क्लियर हो गई, एडी जो है इस बीसी पर लंब है, यानी कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, माने कि एडी क्या है, आपकी बीसी पर लंब है। अब इसने आगे क्या कहा, ए बी सी 35 डिग्री है, ए और बी सी 35 डिग्री, इस ये जो एंगल है ये आपके 35 डिग्री है। ठीक है, अब पूछ क्या चाह रहा है, बी ए डी का मान, यानी कि ये वाली ये इसकी वैल्यू अगर एक्स मान लें, ये पूछना चाह रहा है, बी ए डी की मान पूछना चाह रहा है। एक चीज आप समझिएगा, एक चीज तो हमको पता है, जब ये लंब है तो ये तो 90 डिग्री ही होगा ना, ये वाला एंगल, और ये 35 है और ये x है, यानी कि हमको पता होता है तीनों कोणों का योग क्या होता है एक त्रिभुज में, 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम उसको x माने, उसको हम x लिख दें, x प्लस का कितना, 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, और प्लस का, और उधर क्या हुआ, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और ये कितने का बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जो ट्रायंगल एबीडी है इसका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू की अगर बात करते हैं, 180 में से 90 गया, 90 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये इधर जाएगा, 90 से माइनस हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 35, यानी कि 90, सीधी बात 90, और ये भी माइनस होगा भाई, इधर जाएगा तो 90 माइनस 35। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है 55 आएगा आपका, 55 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, तो ये अगर त्रिभुज BAD की बात करें तो BAD आपकी कितनी है, 35 डिग्री है। ठीक, 55 डिग्री है, माफ कीजिएगा, 35 डिग्री 55 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है और PAD पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP और PD और 3:4 है, और त्रिभुज BPD का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये रेशियो पूछा है। एक चीज आपको मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक चीज मैं बता दूं, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर लो, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छे क्वेश्चन को ये बहुत इजीली सॉल्व कराता है। कोई भी त्रिभुज है, मान लो ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर हम कोई भी ऐसे एक भुजा खींच दें, ऐसे एक भुजा खींच दें और हम बता दें कि ये 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, 3:4 के अनुपात में ये दोनों लाइन है, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लो D मान लो, ये वाली जो पॉइंट है, तो BD और DC का अनुपात 3:4 में है, तो इसका एरिया जो होगा वो 3:4 के अनुपात में होगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और कैसे आया ये भी मैं बता दूं। एक चीज बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ट्रायंगल का कितना होता है, 1/2 गुणे बेस होता है, बेस यानी कि आधार, गुणे हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है, यही होता ना, यही होता है आपका ट्रायंगल का एरिया। एक चीज बताना, अगर हाइट की बात करें तो हाइट तो इन दोनों त्रिभुजों में इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट सेम रहेगी, क्योंकि भाई दोनों ये त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, ऐसे ऐसे दोनों अलग कर लो, ठीक है, अगर दोनों का शीर्ष एक ही जगह पे है तो यानी कि इस ट्रायंगल की जो हाइट रहेगी और इस ट्रायंगल की हाइट तो बराबर रहेगी, हाइट तो बराबर रहेगी। यानी कि अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें, एरिया ऑफ A1, ठीक है, पहले त्रिभुज का एरिया और दूसरे त्रिभुज का एरिया, ठीक है, एक चीज हमको क्लियर होगा, 1/2 तो कट ही जाएगा अगर ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। बेस की बात करें तो ये बेस बचेगा B1, ठीक है, अपॉन B2, क्योंकि हाइट H1 और H2 होता है, तो H1 और H2 जब बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है, तो ये H1 H2 कट ही जाएगा, यानी कि जो एरिया होगा ये हमेशा जो बेसेस होंगे, अगर वो हाइट सेम है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है, दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, तो जो है आपका जो उनका एरिया का रेशियो होगा वही उनके बेस का रेशियो होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था कि ये शीर्ष जब दोनों का एक ही था, यानी कि दोनों का हाइट सेम ही था, तो जो रेशियो था ये 3-4 का रेशियो बेस का, वही उनके एरिया का रेशियो होता। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे ये पीछे वाले क्वेश्चन में। क्या है, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है और PAD पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AP और PD 3:4 है। पहले हम सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना ही लेते हैं, A और B और यहां पर C, ठीक है। इसने क्या कहा, AD एक माध्यिका है, लो भाई AD भी ड्रा कर दिया, AD एक माध्यिका है। अब क्या कहा कि एक बिंदु इस प्रकार है कि AP और PD 3:4, PAD पर मान लो यहां पर P एक बिंदु है, यहां पर इसने कहा AP और PD का अनुपात कितना है, 3:4 है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि 3, ये AP जो है क्या है, 3 है, और ये PD क्या है, 4 है, 3:4 के अनुपात में ये जो है भाग डिवाइड करता है। ये जो रेखा है AD ये 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, इस P वाले पॉइंट से। अब ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल BPD कहां बन रहा है, अच्छा ये वाला, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ऐसे मिला लेते हैं हम डॉटेड लाइन से, BPD ये वाली पूरी ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है BPD यही है, BPD, ठीक है, ट्रायंगल। और नेक्स्ट क्या है, ABC माने पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है ABC की, ठीक है। इसका पूछ रहा है अनुपात क्या होगा क्षेत्रफल का। एक चीज बताओ, इसका भी शीर्ष समान है, यानी कि जो ट्रायंगल A है, B है और C है, D है, ABD में यहाँ हाइट इसकी सेम है, यानी कि इस वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों की हाइट सेम है, यानी कि इनका जो बेस का अनुपात होगा वही उनका क्या होगा, वही उनका क्षेत्रफल होगा। ये क्लियर बात है। अब एक चीज बताओ, यानी कि इनका एरिया का रेशियो भी 3:4 का होगा भाई, जब इनका बेस तो यही है ना, ये बेस है 3-4 का था, और जब हाइट दोनों का शीर्ष एक ही है और इसी पर हाइट सेम ही है, तो इनका भी रेशियो क्या होगा, एरिया का 3:4 होगा। एक चीज क्लियर हो गई। एक चीज बताओ, ये AD माध्यिका है, यानी कि ये भाग और ये भाग इक्वल है, यानी कि अगर एक ये है तो एक ये भी है, ये भी क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, जब
इसका भी शीर्ष अगर बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे एबीसी में, इसका शीर्ष ये है, यानी कि जो एबीडी ट्रायंगल है और जो एडीसी ट्रायंगल है, इन दोनों का हाइट सेम है। यानी कि जितना इस वाले भाग का, ये भाग जो मैं बता रहा हूं, ये वाला भाग, ये इस वाले भाग का जितना क्षेत्रफल होगा, उतना ही क्षेत्रफल इस वाले भाग का भी होगा। क्योंकि भाई दोनों का ये क्या है, दोनों का बेस जो है, बेस इक्वल है, तो एरिया भी इक्वल होगा। यानी कि अगर यहां देखा जाए, इसका 4 क्षेत्रफल, इसका 3, यानी कि इस पूरे इसका क्षेत्रफल 7 है, इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल 7 होगा। अब पूछना वो क्या चाह रहा था, बीपीडी। बीपीडी का हमको क्षेत्रफल दिख गया 4 है, ठीक, हम यहां पर लिख लेते हैं 4 रेशियो। अब इसने कहा त्रिभुज एबीसी। अब एबीसी की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट कितना है, इसका क्षेत्रफल 7 है, और इस वाले पार्ट का भी ये जो क्षेत्र, ये एरिया है, ये इसका भी 7 है। यानी कि 7 और 7 कितना हुआ, 14। पूरे एबीसी का क्षेत्रफल कितना हुआ, 14। 2 से काट देंगे तो रेशियो 2 दूनी 4 और 2 सच 14, यानी कि 2:7 का अनुपात इन दोनों में रहेगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भुजा AB 20 सेमी है, भुजा AC 20 सेमी है, और BC 30 सेमी वाले त्रिभुज ABC के भुजा AC का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। एक चीज आप इधर नोटिस करें, AB बराबर 20 सेमी दिया है, AC बराबर 20 सेमी दिया है, यानी कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक चीज क्लियर हो गई, दो साइड इक्वल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। इसने कहा ABC, लो भाई ड्रा कर लिया ABC, A और ये हुआ आपका B और ये हुआ आपका C। ठीक है, एबीसी है। अब इसने कहा था AB 20 सेमी है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर का है, और AC भी 20 है, यानी कि ये भी 20 है, और BC की बात करें तो ये 30 सेमी है, ये 30 सेंटीमीटर है। वाले एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AC का शीर्ष लंब, A और C का शीर्ष लंब ज्ञात करना है, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। इस पे, इससे अगर हम डालेंगे इस पे, तो ये हमको ज्ञात करनी है। ये जो भी मान लो हम D पॉइंट मान लेते हैं, D BD की हमको हाइट जो है, AC का शीर्ष लंब, AC का शीर्ष लंब की बात करें, यानी कि BD हमको ज्ञात करना है। एक चीज हमको बताइए, इसमें इसने इतनी इंफॉर्मेशन दी। अब एक चीज हम यहां से, अगर हम इसको यहां से मीडियन डाल दें, यानी कि मीडियन डाल दें, यानी कि लंब, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज, एक चीज क्लियर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो मीडियन होती है वही जो है लंब भी होती है, यानी कि ये लंब हो गया। ठीक है, और ये अगर ये लंब हो गया और मीडियन भी है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। ये पूरा 30 था, ये वाला, ये पार्ट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पार्ट 15 हुआ, और इधर वाला पार्ट भी यहां से यहां तक भी पार्ट 15 हुआ, 15 में बढ़ गया मीडियन के नाते। अब एक चीज बताओ, ये 20 है, ये 15 है, इसकी हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर यहाँ ई पॉइंट मान लो, इसको मान लो ई है, ठीक है, तो ए ई निकाल सकते हैं कि नहीं? ए ई आप निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, क्योंकि ट्रिपलेट यहाँ पर देखेंगे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा देते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये 20 है, ये एक मिनट, ये आपका 20 है, ये वाली जो भुजा, ये वाली 20 है, और ये इतना इतना भुजा 15 है, ये इतनी भुजा क्या है, 15 है, और इसकी हमको हाइट ज्ञात करनी है, ये वाली भाई ई वाली, ये ई वाली जो हाइट है, ए ई हमको ज्ञात करना है। हम पाइथागोरस, ये कर्ण का काम करेगा, ये क्या है, आधार है, ये हाइट है, निकाल लीजिए। यानी कि 20 का स्क्वायर, अगर बात करें 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 15 का स्क्वायर, और बराबर कितना हुआ, ए ई का स्क्वायर प्लस का, बराबर नहीं, ए ई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया हमने। अब यहां से हमको ए ई निकल जाएगा। ए ई की बात करें, ए ई अगर बात करें तो ए ई स्क्वायर बराबर, यहां हो गया 20 का स्क्वायर माइनस का 15 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। एक चीज हम यहां से कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल के माइनस करें, या तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला हम लगाते हैं तो 20, एक बार तो ऐसा होगा ए प्लस बी होगा, 20 और 10 30 35 हो जाएगा, ठीक। और एक बार जो है ए माइनस बी होता है, यानी कि 20 से अगर 15 घटाएंगे तो 5 होगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, 30 पंचे 150, 5 पचे 25, यानी कि 175। ये कितना हुआ, 175 ए ई आया आपका, ए ई स्क्वायर की वैल्यू आई। अब हम ए ई की यहां बात करते हैं, अगर ए ई निकालें, ए ई अंडर रूट में 175 होगा,
इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इसको 7 गुणे 5 लिख सकते थे, इसको 5, तो 5 5 का जोड़ा बना, 5 बाहर आ गया, रूट में कितना आ गया 7, यानी कि AE की हाइट कितनी हमको मिल गई 5√7। अब एक चीज बताइएगा, ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल आप इधर से क्षेत्रफल निकालिए या इधर से निकालिए, सेम ही होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब एक बताओ, इस वाले पूरे एबीसी का अगर हम निकालना चाहें वो क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं 1/2, आधार कितना, आधार ये पूरा 30 था, इसको 30, हाइट की बात करें, हाइट भी हमको मिल गई AE कितना है 5√7, तो गुणे 5√7। अब सेकंड कंडीशन में अगर इसको हम बेस मान ले AC, तभी क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा AC, और ये वाला B और D इसको लंब मान ले, और BD की हम वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1/2, आधार कितना मान लिया हमने A और C, यानी कि 20, और गुणे ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है BD, और यही हमको BD की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब यहां से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, BD की बात करें तो BD बराबर कितना आ गया, BD बराबर आ गया, यहां 3 था, 3 से 5 में गुणा, यानी कि हो जाएगा आपका 15√7, और 2 इधर था, 2 इधर आके भाग देगा तो 2/2, यानी कि आपका BD कितना आ गया 15√7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 के अनुपात में है, तो त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या तो न्यून कोण है या तो समकोण है। एक चीज बता दें, यहां पर फोकस करने वाली बात यह है कि यहां पर भुजाओं का अनुपात दिया है। एंगल का दिया होता तो हमारे लिए बहुत आसान था कि 4 और 5, अभी कोण का अनुपात दिया होता तो हम सीधा सीधा करते 5 4 9 6 15, 15 की वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि सबका हमको कोण पता था, हम कोण तीनों का निकाल लेते और कोण से बता देते कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण है कि न्यून कोण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है, इसको 180 से तुलना तो इस अनुपात को कर नहीं सकते, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात दिया है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, तीन मैं फॉर्मेट बताता हूं, इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई त्रिभुज है, मान लो यही त्रिभुज है, इसकी भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको बता दूं कब ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, कब अधिक कोण होगा, कब जो है A² + B² बराबर अगर C² के होता है तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है। ये आपको भी पता है कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, A² + B² बराबर C² अगर है, समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है। सेकंड कंडीशन आप देख लीजिए, अगर A² प्लस का B² ये छोटा होगा, यानी कि ये छोटा नहीं बड़ा होगा C² से, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है आपका, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो वो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण की बात करें तो इस कंडीशन का जस्ट उल्टा हो जाता है, A² प्लस का B² इज लेस देन C², तो इस समय अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। वैसे भी आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कैसे होता है, ऐसे होता है, ये समकोण होता है, ये पाइथागोरस से आपको याद ही है, A² + B² C², ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज ऐसे होता ना, ऐसे। एक बात बताओ, ये भुजा बहुत लंबी दिख रही है ना, यानी कि ये C है, इसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि ये भुजा बहुत लंबी दिख रही है, इन दोनों से भी बहुत लंबी दिख रही है, इसलिए इसका वर्ग इसके जो है हो सकता है। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज हमेशा ऐसा देखा है, ऐसा। तो इस कंडीशन मान लो कि ये दोनों अगर हम A B जोड़ दूंगा, ये C से, ये A² B² इस C² से क्या होगा, हमेशा जो है बड़ा होगा।
तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी ये 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। ये भुजा के केस में जब साइड्स का रेशियो दिया रहे तो उस कंडीशन में ये होता है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। इसने कहा 4 और 5 और 6, मैं यहां पर ए लिखता हूं ए स्क्वायर और यहां पर लिखता हूं बी स्क्वायर, यहां पर लिखता हूं सी स्क्वायर, बाकी मैं रिलेशन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यही हुआ ना। इन दोनों को अगर जोड़ दें 16 और 25 कितना हुआ 41, और 41 क्या है, 41 हमेशा ये बड़ा होगा 36 से। और पीछे हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, यहां पर हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, इस समय ये तब क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसमें आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये जो है सी स्क्वायर से बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 14 नंबर क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। समचतुर्भुज में एक चीज आपको पता है कि इसके साइड्स जो होते हैं चारों बराबर होते हैं। इसके साइड्स क्या होते हैं, इसके साइड्स चारों बराबर होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको पता है। और सबसे बड़ी बात है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां से विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, माने कि दो बराबर भागों में जो है ये विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कोई भी विकर्ण हुआ तो विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, यहां से एक चीज कंफर्म हुई आपकी कि जो है ये समचतुर्भुज, अगर कोई भी समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज में क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दोनों बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अब इसने क्या कहा था कि भुजा 10 सेमी लंबी है, यानी कि प्रत्येक भुजा ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। ठीक है, यानी कि 10 सेमी है। ठीक, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, यानी कि 16। अगर मान लो कि मैं ये मान लेता हूं ये वाली जो भुजा है ये 16 है, ये पूरी भुजा 16 है। अब मैंने क्या कहा कि कभी भी जो त्रिभुज होता है, जो भी समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जहां पर काटते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 16 अगर है यानी कि हम कह सकते हैं ये 8 होगा, ये 8 होगा, 8 8 में बढ़ जाएगा क्योंकि समद्विभाजित किया है तो 8 8 में। अब ये बताओ ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 8 है। अब एक चीज ये बन गया क्या, समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री था और इसमें क्या था, इसको हम बोल दें 8 और इसको बोल दें हम 10, और हम आपसे पूछ लें कि ये क्या है, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली, ये क्या है। अब इसमें एक चीज तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लें, चाहे ट्रिपलेट हमको दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 8। हमको पता है 3 4 और 5 क्या होता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर 4 में 2 से गुणा हुआ 8 हुआ, 10 में 2 से गुणा हुआ 5 में 2 से गुणा हुआ 10 हुआ, तो 3 में भी 2 से गुणा होगा 6 होगा, यानी कि ये भुजा 6 होगी। ठीक है, ये हुआ स्मार्ट अप्रोच। बाकी आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 8 का स्क्वायर, और इसको अगर x मान लें तो यहां पर होगा 8 का स्क्वायर, यहां पर होगा x का स्क्वायर, और इसे करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो, x स्क्वायर बराबर 10 100 100 माइनस 8 64, 8 का स्क्वायर था तो 64, 64 बराबर 36 आ गया। तो x की वैल्यू की बात करें तो x बराबर 6 आ गया। बात वही हुई, ट्रिपलेट आप लगा लेंगे तो आसानी से इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया 6, अगर ये 6 है तो ये इस पार्ट के बराबर है, यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यानी कि अगर इस विकर्ण की पूरी की बात करें, ये पूरी विकर्ण, तो 6 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो दूसरा विकर्ण है वो 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समतल
ए बी सी डी में डीसी ए बी के पैरेलल है, ए बी 12 सेमी है, डीसी 8 सेमी है, तो इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि समलंब त्रिभुज चतुर्भुज बोल रहा है, तो समलंब चतुर्भुज की बात करें तो ये होता है ऐसे, ठीक है। इसने क्या कहा, डीसी ए बी के क्या है, ए बी के जो है पैरेलल है, यानी कि इसको हम अगर ए बोलें, ये ए बी है और ये सी है और ये डी है, यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि समांतर है, ठीक है। अब इसने कहा ए बी 12 है, ये वाली 12 है, और क्या है डीसी 8 है, यानी कि ये वाली क्या है 8 है। और उसने क्या कहा कि विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई, यानी कि अगर हम इसका विकर्ण बना दें तो विकर्ण ऐसे होगा, ऐसे होगा विकर्ण, इसका विकर्ण ऐसे होगा सीधा। अब इसने कहा का विकर्ण, विकर्ण का मान लो पहले विकर्ण का मध्य बिंदु ये है, दूसरे का ये है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई, यानी कि अगर इसको मान ले हम E और इसको मान ले F, तो ये EF की लंबाई पूछना चाह रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर समलंब चतुर्भुज दिया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा इन जो दोनों समांतर भुजाएं होती हैं इनका अंतर का आधा कर दिया जाए तो वही इनके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई होती है। यानी कि EF की बात करूं अगर मैं, EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली AB माइनस का DC, AB माइनस का क्या होगा DC हो जाएगा आपका बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस का 8 बटे 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 से 8 गया 4, 4 बटा 2 हो जाएगा, जो कि आपका बराबर 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। EF की लंबाई कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि PQRS एक आयत हो और PQ √3QR हो तो RPS का मान होगा। हम बना ले आयत, आयत ऐसे होता है ना PQRS, मान लो यहां पर हम मान लेते हैं P हुआ, एक मिनट, ये हुआ आपका P, यहां पर मान लेते हैं P, यहां पर हुआ Q, यहां पर हुआ R और यहां पर हुआ S। अब ये क्या कर रहा है, PQ √3 है, √3QR है, यानी कि ये अगर इसको हम X मान लें तो ये क्या कितना हो जाएगा, √3X हो जाएगा। यही कर रहा है ना, PQ क्या है √3QR के बराबर, QR X है तो ये √3X है। अब क्या कहा, RPS का मान, RPS यानी कि ये इसकी वैल्यू पूछ रहा, RP और RPS यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली, ये वाला एंगल, इसको अगर हम थीटा मान लें, RPS इसको हम थीटा मान लें, ठीक है। एक चीज बताओ कि ये भुजा आयत में और ये भुजा दोनों 90 डिग्री, यानी कि दोनों समांतर भी हैं, यानी कि अगर PS की बात करें, PS ये समांतर रहेगा कितने का, QR का, ये समांतर रहेगा कि नहीं। अब एक चीज बताओ कि अगर कोई भुजा, दो ऐसे भुजाएं हैं और इस पे कोई काटता है तो ये जो एंगल होता है थीटा, इस एंगल के बराबर होता है कि नहीं, होता है ना। दो समांतर, अगर समांतर रेखाएं उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये क्या होगा, ये एकांतर कोण आपस में, ये आपस में बराबर होते हैं। उस कंडीशन में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं, होगा थीटा, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो tan थीटा लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं, tan थीटा। अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा, अब ये बताओ ये 90 डिग्री का होता ही है, सबको पता है कि जो आयत होता है आयत के चारों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अब उस कंडीशन में ये क्या होता है, ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, यानी कि अगर बात करें √3 हो जाएगा, √3x अपॉन x हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू, x से x कैंसिल होगा तो tan थीटा बराबर √3 हुआ, tan थीटा बराबर √3 हुआ, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि tan 60 का ही मान होता है √3, ठीक। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 60 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और AC दो जीवाएं इस प्रकार है कि AB AC बराबर 12 सेमी और जीवा BC की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक वृत्त बनाना, ये 8 सेंटीमीटर वाला, मान लो हमने एक वृत्त बना दिया 8 सेंटीमीटर का एक, ठीक है, त्रिज्या वाला एक वृत्त है। अब उसने क्या कहा कि AB और AC 12 है, दो जीवाएं हैं AB और AC, यानी कि अगर हम ऐसे कर दें A, इसको हम A माने, A
और इसको बी माने, इसको मान लें सी। ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, ये भी 12 है और ये भी आपका 12 है। अब ये क्या कर रहा है, बीसी की लंबाई कितनी होगी, यानी कि इस वाली, हम इसको रेड कलर से ड्रा कर दे रहे हैं जिससे पता रहे कि ये हमको निकालनी है, ये वाली भुजा बीसी, ये बीसी हमको निकालनी है। ठीक है, बीसी निकालनी है। एक चीज बताना, अगर मान लो यहां पर सेंटर है, सेंटर है इस जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का सेंटर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं, और ये भी पता है कि सेंटर से कभी भी जब जीवा पर ऐसे लंब डाला जाता है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। जीवा हमने क्या किया, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, जो जीवा बीसी है, ये भी बीसी भी जीवा होगी, सेंटर से हमने इस पे लंब डाल दिया। ठीक, अब ये बताओ, इसको हम अगर ऐसे मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। और ये क्या होगा, ये अगर हम सेंटर ओ मान लें तो ये ओ ए क्या होगा, ओ ए त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हमको पता है 8 है, त्रिज्या हमको पता है 8 है। एक चीज ये बताओ, इसको अगर हम इससे मिला दें तो ये भी पता है, ये भी ओ सी भी त्रिज्या है, ये भी 8 होगी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। इसको अगर हम बात करें, इसको हम y मान लें, मान लो इसको ई पॉइंट मान लो, ठीक है। अगर हम सी ई को y मान लें तो ये भी ई बी भी y होगा, ये क्लियर है। ठीक, अब एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री है, यानी कि हम इस त्रिभुज में, यानी कि ई ए सी, ई ए और सी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या हुआ, कर्ण का काम करेगा, ये क्या हुआ, लंब का काम करेगा, ये क्या हुआ, आधार का काम करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक, 12 का स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये y है तो y का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और माइनस का 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 अठाई 64 होता है। 144 में जो है 144, ये 144 होगा, ये 64 होगा, 144 में 64 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो 12 ऐसे कर सकते हैं, 12 में से 8 गया 4, एक बार a माइनस बी 4 और a प्लस बी की बात करें 20, 20 चौक 80, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी पड़े। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर बराबर 80। ठीक, वाई स्क्वायर यहां पर क्या 12 का स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा, यहां से गलती हुई, ये यहां नहीं है, एक चीज देखिएगा, ये क्योंकि 8 है और यहां पर ये चीज हम इसको x मान सकते हैं, ये क्योंकि हमको जो 8 पता है वो यहां से पता है, ओ से लेके ए तक पता है, ये वाला भाग हमको नहीं पता है, ये वाला, इसको हमको कुछ मानना पड़ेगा ना, इसको इसको हमको कुछ मानना पड़ेगा, यानी कि 8 का स्क्वायर है, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 8, 8 और यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर प्लस x का स्क्वायर और माइनस का कितना होगा, ये पूरा कितना होगा वाई स्क्वायर। ठीक, यहां हुआ वाई स्क्वायर, अब यहां से ये प्लस का हुआ वाई स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां लिखना चाहें तो वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और माइनस का 8 प्लस का x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हुआ। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हुई। अब ये छोटे वाले त्रिभुज में हम ऐसे लगा सकते हैं, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये यानी कि ई ओ और सी में, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कर्ण का काम कौन करेगा, ये 8 कर रहा है और ये लंब का, ये आधार का, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर और प्लस का कितना हुआ y का स्क्वायर। यहां से भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y स्क्वायर बराबर कितना हुआ 8 का स्क्वायर और माइनस का x का स्क्वायर हुआ, हो गया कि नहीं। एक चीज देखो, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां भी आई और यहां भी आई, यानी कि वाई स्क्वायर ये दोनों बराबर आपस में रख सकते हैं हम कि नहीं, रख सकते हैं ना। अब हम लिख सकते हैं क्या, 12 का स्क्वायर और माइनस का 8 प्लस का x का होल स्क्वायर और बराबर
यहां पर क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर और माइनस का कितना x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें इसको इधर ला दें तो यानी कि हम लिख सकते हैं x, यहां पर लिखते हैं 8 प्लस का x का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और माइनस का 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर यहां पर अभी हमने सॉल्व किया था 80 आएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये अब हम सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगा दें, एक बार ये जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना 8 प्लस का 2x हो जाएगा, और एक बार घटेगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8, यही बचेगा 8। ये बराबर कितने का है 80 के बराबर है। 8 से अगर काट दें 8 दहा में 80, 10 आ गया, यानी कि और 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 8, यानी 10 माइनस 8 की वैल्यू 2, तो यहां से x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1, x की वैल्यू हमको 1 मिल गई। अब हमको निकालना क्या था BC की लंबाई ज्ञात करनी थी, यानी कि हमको y चाहिए। y हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दें, इसी इक्वेशन में अगर y रख दें तो निकल जाएगा y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और माइनस का x की स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, 8 9 64, 64 में 1 गया 63, यानी कि 63 हो गया y का स्क्वायर, और y बराबर कितना हो गया रूट में 63, यानी कि इसको 63 हुआ, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 9 63, यानी 3 रूट 7, 3 रूट 7, 3 रूट 7 हुआ, ठीक है। ये y की वैल्यू है, लेकिन पूछा क्या है BC पूछा है, y ये है यानी कि BC पूरी कितनी है 2y है, 2y, y की वैल्यू हमको पता है, और 2y की बात करें तो 2 से गुणा कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा 6 रूट 7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 6 रूट 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत ABC खींची गई है, इस त्रिभुज की भुजाएं AB BC और CA एक वृत्त को क्रमशः P और Q और R पर छूती हैं, यदि AP बराबर 4 है, BP बराबर 6, AC बराबर 12 सेमी हो तो BC की माप क्या होगी, ठीक है। जैसे जो दिया है हम एक बार डिनोट कर लेते हैं, कितना दिया है AP 4 सेमी, यानी कि ये वाली जो AP वाली साइड है ये कितनी है 4, ठीक। अगला क्या दिया है BP 6 है, ये वाली कितनी साइड है, ये साइड की बात करें तो 6 है, ठीक 6 हुआ। AC की बात करें तो 12 है, AC यानी कि ये टोटल कितनी साइड है ये 12 है, AC ये 12 है। एक बात बताओ, जब भी किसी भी जो है उस पे एक पॉइंट से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि अगर ए पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस और इस पॉइंट पर ऐसे एक जो है सर्कल पर, तो ये आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और इस पूरी की हाइट 12 है, ये 4 है, तो 12 माइनस का 8, यानी कि RC कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8, यानी कि RC कितना हो जाएगा 8। एक चीज अब क्लियर, अब हमको बताना क्या है BC बताना है। अब ये भी तो सेम है, B से डाला गया स्पर्श रेखा, ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि ये भी 6 होगा, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये भी C पॉइंट से डाला गया स्पर्श रेखा था, यानी कि ये 8 होगा, और 8 और 6 जुड़ के दोनों BC की लंबाई बताएंगे 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्नांश में एक प्रश्न है जिसके बाद 2 कथन है, निम्नलिखित निर्देशों का उपयोग कर प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है आपका, वृत्त C का क्षेत्रफल क्या है, एरिया फाइंड करना है एक सर्कल का। अब इसने कथन 2 दिया है, 2 कथन क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप C के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सेकंड क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा C के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब बताना आपको क्या है, यह विकल्प चयन कीजिए कि यदि प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन से दिया जा सकता है लेकिन दूसरे कथन से नहीं, यदि विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर किसी भी एक कथन से दिया जा सकता है, और यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के उपयोग में लाकर दिया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन अलग अलग उपयुक्त हैं, या दोनों को मिलाने के बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या कोई भी इसमें से उपयुक्त नहीं है। एक चीज बताइए, पहले कथन पे हम आते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या होता है हमको पता है, पाई R स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हमको बेसिकली क्या चाहिए त्रिज्या।
त्रिज्या अगर हम निकाल लेंगे तो हम सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या दिया इसने, दिया क्या है 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप सी के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमको पता है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लेंथ जो होती है, लंबाई होती है, ये हमेशा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर यही होती है, यही होती है ना। ठीक है, अब हमको ये 30 डिग्री ये बता दिया है, ये 30 डिग्री इसको बता दिया है थीटा, और चाप की लेंथ भी है, ये भी 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम आर यहां से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आर निकल गया तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन हमको आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना है, हमको बताना उपयुक्त है कि नहीं। सीधा सीधा हमको दिखा चाप की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होती है, और थीटा की वैल्यू पता है हमको, और लेंथ ऑफ आर्क भी यानी चाप की लंबाई भी पता है, तो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं। और आर निकल गया, या आर निकल गया तो हम वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कथन 1 की बात करें तो कथन 1 बिल्कुल उपयुक्त है, एक ही पहले ही कथन से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। सेकंड कथन की बात करें, सेकंड क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा सी के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि अगर ऐसे कोई हम बता दें, ठीक है, अब क्या कहा, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, यहां पर हम 10 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है, यह क्या कहा, सी के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या, अरे त्रिज्या तो भाई यही होगी ना, यहां से ये जो केंद्र से यहाँ पे इस पे गई यही होगी ना दोनों त्रिज्या। और एक चीज है 90 डिग्री, यानी कि ये बराबर होगा, त्रिज्या है बराबर होगा। एक चीज ये 10 हुआ, ये इसमें हम पाइथागोरस, ये अगर x है ये भी x है, यानी कि हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके x की वैल्यू यानी कि x यानी कि त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम जो है वृत्त C का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि पहले कथन से भी हम C का जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरे कथन से भी हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि दोनों कथन उपयुक्त हैं। अब हम विकल्प पे चलते हैं, विकल्प क्या क्या, यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन से दिया जा सकता है लेकिन दूसरे से नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है, पहले कथन से भी दिया जा सकता है और दूसरे कथन से भी दिया जा सकता है। सेकंड की बात करें, यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन से दिया जा सकता है, किसी एक कथन से दिया जा सकता है। सेकंड क्या है, यह विकल्प चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को में उपयोग में लाकर दिया जा सकता है लेकिन केवल एक कथन का उपयोग उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक कथन का उपयोग करके भी ये उत्तर दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है तो दोनों। अगर एक ही स्टेटमेंट दिया होता तब भी हम उत्तर बता देते, चाहे वो कथन पहला रहता चाहे दूसरा। ठीक, सेकंड की बात करें, फोर्थ की, यह विकल्प चयन कीजिए ये दोनों कथनों को एक साथ उपयोग में लाने की कोई बात ही नहीं है। पहला कथन यूज कर रहे हैं तब भी हम वृत्त का क्षेत्रफल बता दे रहे हैं, और दूसरे का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी एक विकल्प एक कथन का प्रयोग करके आप हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरीके से 20 प्रश्न आपको टेस्ट में दिए गए थे। अब कल आपको फिर से एक टेस्ट दिया जाएगा, उसका फिर से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। धन्यवाद।